नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्राइज की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो आपका वैकेंसी आने वाला है, जैसा कि सूचना आपको एक दो दिन पहले मिल गया होगा कि 2200 प्लस वैकेंसी आपका आने वाला है। तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में का सिलेबस दोनों का सेम है। दोनों में आपका 120 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, 120 में से जो 50 जो प्रश्न होते हैं वो आपके जीके जीएस से रहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ था 2018 का जो वैकेंसी आया था, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 3 फरवरी 2019 को, उनमें पूछे गए 50 जीके जीएस को प्रश्नों को देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग सकेगा कि जीके जीएस के प्रश्न आपके कहाँ से आते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके जीके जीएस से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया था, परिकुलम, अस्मित, मुदुमलई एंड पेरियार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेरियार इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। तो यकृत के संचालन के लिए जो बाह्य रूप से लगाया गया जो बल होता है उससे हम लोग प्रयास के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रयास इसका राइट आंसर था। वीडियो में आगे फ्रेंड्स पहले आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको मेरिट तक पहुंचना है तो आपको 2 काम करना होगा। पहला तो उस एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको कवर करना होगा, और दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आपको डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट देना होगा। और मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ से? जो लोग घर बैठे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक मार्केट में टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आप लोग सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसी प्रकार से आरपीएफ का भी दे सकते हैं। आगामी जितने भी एग्जाम आपके आएंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आप एक ही पास में दे सकते हैं, जितने भी एग्जाम आपके इंडिया में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, इस पर अभी आपका ऑफर चल रहा है हैप्पी आवर सेल के नाम से, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक जो पास होगा, टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेना चाहते हैं 6 मंथ का तो आपको 314 रुपये में मिल जाएगा, और 6 मंथ का अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं तो आपको 449 रुपये में मिलेगा। ठीक है, पास और पास प्रो में बस इतना ही डिफरेंस है कि पास प्रो अगर आप लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट एक से अधिक बार दे सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड जितना बार आप चाहें। साथ में उस एग्जाम का आप पीवाईक्यू को डाउनलोड कर पाते हैं पीडीएफ में, साथ में उसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड एपीजी आप यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर जैसा कि आपको बताएं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जितने भी एग्जाम आपके आएंगे 6 महीना के अंदर, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीआरक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड एपीजी यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था। तो जो कारखाना अधिनियम 1881 था वो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपका पारित किया गया था। लॉर्ड रिपन वही है जिसके कार्यकाल में आपका जो भारत का पहला जो आधिकारिक जनगणना है वो भी आपका इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई की स्थापना कब हुआ था। तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण है साई का स्थापना आपका हुआ था सन 1984 में। तो इसका राइट आंसर आपका सन 1984 इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला है मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में है। तो मसाई जनजाति की बात करेंगे तो जो मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 केन्या में रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मसाई जनजाति। अगला है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में आप लोग या हम लोग जानते हैं चार्ल्स मैडकॉक का। ठीक है, चार्ल्स मैडकॉक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है कि भारतीय प्रेस पे जो आपका कुछ जो सेंसरशिप लगाए गए थे चार्ल्स मैडकॉक ने उनको हटाया था अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। अगला है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। तो राउरकेला स्टील प्लांट जैसा कि आप लोग को मालूम होगा उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा इसका राइट आंसर है। अगला है कि सर्विसेज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सर्विस और शब्द होगा, जो लोग वॉलीबॉल खेलते होंगे वो लोग जानते होंगे कि वॉलीबॉल में एक सर्विस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट आपका है कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को डैश से अलग करता है। तो जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है शिवालिक को डैश से अलग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान मैदान से। ठीक है, दो हिमालयन जो फ्रंटल फॉल्ट है शिवालिक को किससे अलग करता है? तो भारत के महान मैदान से अलग करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है कि ठोस कोण की इकाई को क्या कहते हैं। तो ठोस जो कोण होता है उसकी इकाई को हम लोग अस्ट्रेडियन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अस्ट्रेडियन इसका राइट आंसर होगा। ठोस कोण की इकाई को हम लोग अस्ट्रेडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ए बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स यानी ए बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स किसने लिखा है और प्रकाशित किया है। तो ए बंच ऑफ जो ऑल्ड लेटर्स जो पुस्तक है ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है ए बंच ऑफ ऑल्ड लेटर्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको अब आने की संभावना नहीं है क्योंकि आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके जगह पे आप क्या कीजिएगा, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है उसके डेटा को आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर याद नहीं कर पाते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ही आरपीएफ से जुड़े कोई भी अपडेट आपके आएंगे आपको यहाँ पर सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिन। एरिन किसे कहते हैं, एरिन की बात करेंगे तो एरिन हम लोग जो सुगंधित जो हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम लोग एरिन के नाम से जानते हैं। तो सुगंधित हाइड्रोकार्बन को ही एरिन के नाम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, अनुसूचियों की संख्या पूछा गया है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुसूचियां हैं उसकी संख्या है 12। ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूची की संख्या कितना है, 12 है। अनुच्छेद की संख्या की बात करेंगे तो अनुच्छेद की संख्या आपका 395 है। भाग की बात करते हैं तो 22 भाग है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो मंगल है और आपका जो बृहस्पति है, ठीक है, ये मान लीजिए मंगल है बृहस्पति है, इसके बीच जो आपका परिक्रमा करता है खगोलीय पिंड उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का संविधान भारत को डैश के रूप में वर्णित करता है। तो जो भारत का संविधान है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा गया, प्रस्तावना नहीं, जब आपको लोग आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में ही साफ साफ लिखा गया है कि भारत है जो कि एक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है, संघ है। तो इसका राइट आंसर राज्यों का संघ होगा। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डैश रुपये इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 2021 में इसका नामकरण नाम है जो कि चेंज हो गया था। इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो उत्कृष्ट इनामी राशि जो दी जाती है वो आपका 7.5 लाख दिया जाता है। ठीक है, ये 2020 के अनुसार है, बाकी केस का डेटा भी नहीं है तो हम लोग इसको बाद में भी देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 2023, ये किसे दिया गया, तो सात्विक एंड साइराज दोनों को दिया गया। बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी हैं संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। ठीक है, तो जो पूर्व घोषित जो मूल्य होता है सरकार के द्वारा जो किसानों को उनकी फसल के लिए किया जाता है उसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तवा नदी है जो डैश नदी की सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। तो जो तवा है वो आपका नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। अगला है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भूर्ण उत्पत्ति और मूल्य संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम स्थानिक जीवाश्म, ऑप्शन नंबर 3 विषम स्थानिक जीवाश्म। नेक्स्ट आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका मंगलोर समझौता के तहत समाप्त हुआ था। और आपको बता दें कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था जो आपका हैदर अली था, हैदर अली जो मैसूर की तरफ से आपका युद्ध लड़ रहा था उनकी मृत्यु हो गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत ही। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसे याद रखिएगा। सेकेंड वाला में हैदर अली का मृत्यु हुआ था और जो चौथा था उसमें आपका टिप्पू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था उसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट आपका है कि संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास MPLADS किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1993 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कुक जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो कुक जो जल डमरू मध्य है यह आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक जल डमरू आपका भारत और श्रीलंका के मध्य भी स्थित है। यहाँ पर जो जल डमरू मध्य आप देखते हैं इसे हम लोग पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य। तो ये आपका भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, जो आपका मतदाता आयु यानी कि जो वोट आप लोग देते हैं, जैसा कि अभी
5-6 महीना के बाद आपका चुनाव होना है, आम लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें आप लोग वोट डालिएगा। तो आपका वोट डालने का जो न्यूनतम आयु है वो तो अब 18 है, लेकिन इससे पहले आपका 21 वर्ष हुआ करता था। वही आपसे सवाल पूछा गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ये किया गया है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इसको याद रखना है। अगला है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर है। जो भारत का संविधान है उसका जो संरचनात्मक जो भाग है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपका आयोजित किया गया सन 1931 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका 1931 होगा। और यही द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय है, इसमें पहली बार जो महात्मा गांधी जी हैं वो आपकी कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नोबेल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहा जाता है। तो अजनबी गैस आपका या स्ट्रेंजर गैस आपका जेनोन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जेनोन इसका राइट आंसर है। अगला है भारत संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। तो भाग 6 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 6 है वो आपका राज्य सरकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार होगा। वहीं पर राज्य की नीति नीति सिद्धांत की बात करते हैं तो राज्य का जो नीति नीति सिद्धांत है वो आपका भाग 4 से संबंधित है। केंद्र सरकार से संबंधित जो भाग है आपका भाग 5 है। इसके अलावा आपका जो भाग 1 है वो आपका किससे है, भारत तथा राज्यों के संघ से संबंधित है। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। इसके अलावा भाग 3 की बात करते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति नीति सिद्धांत से संबंधित है ही। भाग 4A की बात करते हैं तो भाग 4A आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4A की बात कर रहे हैं, भाग 4 आपका भाग 5 हो गया है, भाग 6 हो गया है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं बनते हैं भाग से संबंधित। नेक्स्ट आपका है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है। तो NDTL का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डॉप परीक्षण प्रयोगशाला इसका राइट आंसर है। अगला है कलमकारी चित्रकला किस राष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। तो कलमकारी जो चित्रकला है कलमकारी वो आपका आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश होगा। अगला है किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। तो भारत का लघु संविधान कहा जाता है यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इतना बदलाव आज तक किसी भी संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया है। इसके तहत क्या क्या हुआ था, तो पहली बात प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एक और शब्द था समाजवादी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मौलिक कर्तव्य जो आप लोग देख रहे हैं भाग 4A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य आपको दिया गया है अनुच्छेद 51A में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो उन 11 मौलिक कर्तव्य में से 10 मौलिक कर्तव्य है इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इसके अलावा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। बस इतना ही है, और भी है, बहुत सारे संशोधन किए गए थे, बस एग्जाम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आपके एग्जाम में बारी बारी से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण क्रिकेट खिलाड़ी कौन था। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम पूछा गया था। तो एबी डिविलियर्स उस समय बहुत ही चर्चित हुए थे जब ये संन्यास लिए थे, क्योंकि एबी डिविलियर्स के नाम से, एबी डिविलियर्स को आप लोग भी जानते हैं। बाकी लुंगडी नगडी अभी भी खेल रहा है, डेविड मिलर अभी भी खेल रहा है, कगिसो रबाडा अभी भी खेल रहा है। अगला है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है कितनी होती है। तो अतिरिक्त समय की गणना अगर ना करें तो फुटबॉल जो मैच होता है वो आपका 90 मिनट का होता है। 45 मिनट का 2 बार में खेला जाता है। 45 मिनट के बाद एक हाफ मिलता है, इसके बाद आपका 45 मिनट का एक और गेम होता है, तो 90 मिनट का गेम खेला जाता है। अगर ड्रॉ हो गया तो अतिरिक्त समय भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है बिना अतिरिक्त समय की गणना किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो संसद के सदन पर सरकार की नीति की घोषणा कौन करेगा, तो ये आपका प्रधानमंत्री करता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे। वर्तमान में प्रधानमंत्री आप लोग को मालूम होगा नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी आप लोग को मालूम होगा जगदीप धनखड़ जी हैं।
राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा जो आपका 17वीं जो लोकसभा चल रहा है उसके अध्यक्ष आपके ओम बिरला जी हैं। इस प्रकार करके आपको रिलेट करके याद रखना है। अगला है सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के आपके 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, उसे हम लोग फ्रेओन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेओन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है? तो इसका राइट आंसर आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास के द्वारा जो लिखा गया नाटक है, पुस्तक है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मालविका अग्निमित्रम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उस देश को ताइवान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ताइवान इसका राइट आंसर है। अगला है भारत का संविधान डैश है। ठीक है। तो भारत का संविधान की बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है ऑप्शन के अनुसार जो सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो आपका सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का ही संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद वर्तमान में बात कर रहे हैं, 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे, यानी कि उसको लिखा किसने था? भारत का संविधान को हाथ से लिखा गया है। हाथ से लिखा जो संविधान है उसको संसद भवन में रखा गया है। तो उसको लिखने का जो कार्य किया था वो आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जदा ने किया था। तो इसका राइट आंसर प्रेम बिहारी नारायण राय जदा इसका राइट आंसर है। अगला है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोग को मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने अभी तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें से मात्र एक ही कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया है। वो अध्यक्षता था आपका बेलगांव। ठीक है। बेलगांव का अधिवेशन था। इसमें महात्मा गांधी जी ने 1924 में यह अधिवेशन हुआ था, उसी समय अध्यक्षता इन्होंने किया था। बस एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना आपका 1885 में होता है। उस समय के वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन होते हैं। इसका स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इन सभी फैक्ट को याद रखना है, जैसे हमारा आगे का जो क्लासेस होंगे उसमें आपको इस तरह के फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगला है सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाले दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका गतिशील घर्षण राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता की बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल सर्विस का, तो यह आपका अनुच्छेद है 44, जो कि आपका संविधान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 44 होगा। अगला है बड़ी याद का पहला भाग कौन सा होता है? तो बड़ी याद होते हैं उसका जो पहला जो भाग होता है उसे हम लोग सिकम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर सिकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां वार्षिक वर्षा डैश होती है वो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो जहां भी आपका वार्षिक जो वर्षा है आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, वो जो क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के श्रेणी में आएगा। आप लोग को मालूम होगा भारत को ये वर्षा के आधार पर 5 दृष्टिकोण में बांटा गया है। उसमें से ही एक है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगला है कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में अभी भी जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ में सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में ही है। पंजाब में याद रखिएगा एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो जो प्रतिरक्षा जो विज्ञान है उनके जो जनक है वो आपके एडवर्ड जेनर जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका एडवर्ड जेनर होगा। ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण है? तो जो इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम बूथ है और जो कॉल सेंटर है वो किसके उदाहरण पूछा गया है? तो ये आपका तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है।
आप लोग जब इकोनॉमिक पढ़िएगा उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आते हैं। उसमें से इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर आपका तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जो भी काम होते हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम हुए थे RPF कांस्टेबल 2018 का 3 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा आप इस बार RPF कांस्टेबल का देखें। नेक्स्ट वीडियो आपका RPF SI में जो प्रश्न पूछे गए होंगे उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।